मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी दोस्तों का दिल से सम्मान करता हूं। मेरे भूतपूर्व शिक्षक, गुरु और वर्तमान गुरु, इन सभी को मैं सादर चरण वंदन करता हूं। मेरे जीवन के प्रथम गुरु मेरे माता पिता एवं उसके तत्पश्चात शैक्षणिक गुरु, जिन्होंने मुझे प्राथमिक विद्यालय से लेकर आज दिनांक तक जो भी शिक्षा देने का एक अपना बीड़ा उठाया है और आज लगातार वे इस कार्य में लगे हैं, मैं उन सभी गुरुजनों को शीश नवाकर कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ। दोस्तों, शिक्षक दिवस मनाना एक दिन का कार्य नहीं है। शिक्षक दिवस हमारे जीवन में हमें उन ऊंचाइयों पर पहुंचाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रथम गुरु माता पिता जो हमें जन्म देते हैं और उसके साथ ही हमें हमारे पूरे जीवन को जीने के लिए संस्कार हमारे दिलो दिमाग में इस प्रकार भर देते हैं कि हम जब तक पूरी सृष्टि में हम विचरण करते हैं, 100 साल की उम्र तक हमारे माता पिता के संस्कार जगह जगह हमें काम आते हैं। यही हमारे प्रथम गुरु हैं जो आजीवन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। अगर माता पिता को प्रथम गुरु के तौर पे रखा है तो इसकी बहुत ही गौड़ वजह है। माता पिता हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसे उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी फ़िक्र में अस्पतालों के चक्कर काटते हैं। पहली बात, जब वो जन्म लेता है तो लड़का और लड़की में फ़र्क किए बगैर उसका लालन पालन करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के कि यह बच्चा आगे जा कर के मेरे कुछ काम आएगा या नहीं। उसे बड़ा करते हैं, उसे पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसे तमाम सुख सुविधाओं से लैस करते हुए आगे बढ़ाते हैं। 18 साल तक की उम्र तक हम पढ़ते हैं, 12th करते हैं। उसके बाद हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस समाज में, इस धरती पर विचरण करने के लिए निकल जाते हैं। माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन को किस प्रकार जीना है। हमारी माता जो प्रेम और ममत्व का सैलाब है, समुद्र है, वहीं हमारे पिता एक मटके के ऊपर की थाप को लगाने वाले हाथ हैं। कुम्हार जब मटका बनाता है तो एक हाथ मटके के अंदर रखता है और एक हाथ मटके के ऊपर रखता है। मटके के अंदर वाला हाथ हमारी माता है और मटके के ऊपर वाला हाथ हमारे पिता हैं। जब आपने देखा होगा कुम्हार मटका बनाता है तो उस मुलायम मिट्टी को गोल आकार देने के लिए अंदर का हाथ बड़े प्रेम से सहलाते हुए इस मिट्टी को आकार देता है और ऊपर का हाथ जब मिट्टी फैलाने के लिए या उसे आकार देने के लिए उसकी ठुकाई की जाती है या उसको पीटा जाता है तो वह उस आकार में आ जाता है। तो माता पिता हमारे दोनों तरफ से एक ममत्व के लिए माता और हमें सही दिशा निर्देश देने के लिए हमारे पिता दोनों ही साथ रहते हैं। इसी प्रकार जब हमारे प्रथम गुरु हमें पैदा करके, हमें लालन पालन करके, हमें पढ़ा लिखा करके इस लायक बना देते हैं कि हम समाज में हमारे निजी परिवार को आगे बढ़ा सकें और उनके कुल को आगे बढ़ा सकें। उनके संस्कार हमारे शरीर में होते हैं, हमारे मन में होते हैं, हमारी आत्मा में होती है, वो कभी खत्म नहीं होते मरते दम तक। उन्हीं संस्कारों को फिर हम हमारी औलादों को आगे देते हैं, हमारे बच्चों को देते हैं। इस बीच में जो शिक्षा का एक दौर होता है, जो प्राथमिक स्तर से लेकर के स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज की शिक्षा, कॉलेज के बाद प्रोफेशनली जो आप इंजीनियर डॉक्टर जो बनना चाहते हैं वो जो शिक्षा लेते हैं, तो समय समय पर आपके गुरु, शैक्षणिक गुरु आते जाते हैं आपके जीवन में और वो अपने अपने योगदान से उस मटके को थाप देते हुए, अपनी मर्यादा में रखते हुए सीमा तक और अपनी मंजिल तक
पहुंचा देते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण योगदान होता है माता पिता के तुरंत बाद प्राथमिक शिक्षक का। अगर मैं आपको ये कहूँ कि प्राथमिक शिक्षक हमारे माता पिता से कम नहीं है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब एक बच्चा 4 साल या 5 साल की उम्र में बस्ता लेकर के छोटा सा एक पट्टी डाल करके या एक कापी डाल करके स्कूल जाता है तो वो माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता है और उसके पिताजी उसको ज़बरदस्ती स्कूल में छोड़ने जाते हैं तो वो बच्चा रोता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। लेकिन चूंकि उसके माता पिता को पता है कि आगे का जीवन इस स्कूल की शिक्षा से ही होना है, तो प्राथमिक पहली कक्षा में उसका प्रवेश कराते हैं और पहले ही साल पहले दिन जब बच्चा स्कूल जाने के लिए मना करता है तो पिता उसे डरा धमका कर स्कूल पहुंचाता है। तो यहाँ तक तो हो गई माता पिता की जिम्मेदारी। लेकिन जैसे ही वह बच्चा प्राथमिक शाला में जा कर के बैठता है तो उसे नया वातावरण लगता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं आज अपने घर से कहीं और आकर के बैठा हूँ और मेरे जैसे ऐसे तमाम कितने ही बच्चे हैं जो मेरे पास बैठे हैं। अब वह शिक्षक होता है जो अपने माता पिता के उस अगले रूप को प्रदर्शित करता है। कक्षा पहली में आए हुए उस बच्चे जिसकी नाक साफ करने का उसका ज्ञान नहीं है, जिसको पेंट बांधने का, उसको यूनिफॉर्म पहनने का या उसको किसी भी प्रकार का अच्छे से रहने का, साफ़ सुथरा रहने से बिल्कुल भी कतई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह बच्चा घर से सीधे सीधे आपके पास आया है। तो प्राथमिक शिक्षक जो पहली से 5वीं तक का जो टीचर होता है, उसे अगर बिल्कुल आप माता पिता के समकक्ष अगर बिठा दें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वह आपकी तमाम जितनी भी आपकी अच्छी बुरी आदतें हैं घर की, उन सब से फेस टू फेस होता है। वो छोटा सा बच्चा उस शिक्षक को देखता है, निहारता है, वो देखता है भैया व्यक्ति कौन नया मुझे पढ़ाता है। पढ़ाना तो बहुत बाद में, पहले उस व्यक्ति, वो शिक्षक उस बच्चे से तालमेल बिठाता है, उससे प्रेम से बात करता है, उसके बाल मनोविज्ञान को समझता है कि भाई आज तुम बच्चे तुम आए हो, आज आप पहली क्लास आपकी यहाँ पर बनती है, यहाँ आप पढ़ोगे तो आप आगे जाओगे, आप अनाराम से सीखोगे, फिर अंग्रेजी सीखोगे। ये सारी चीज़ें उसके धीरे 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 समय समय पर वो शिक्षक आपके जहन में डालते रहते हैं। बच्चा भी एक दिन स्कूल आता है, दूसरे दिन स्कूल आता है, तीसरे दिन स्कूल, ऐसे करते करते उसे आदत बन जाती है और वह पहली कक्षा के अंदर कुछ महीने निकाल देता है। फिर उसे जो भी काम दिया जाता है वो घर जाके करता है, तो उसको ये बात सिखाई जाती है कि बेटा आज आपको ये काम दिया है, आप घर जाके करें, अपने माता पिता से पूछें और ये होमवर्क करके लाएं। तो ये जो टीचर का जो एक जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी माता पिता से कम नहीं होती है। अगर कहीं अचानक बच्चे के नाक आ जाती है तो वो टीचर साफ करता है। पहली से 5वीं तक के बच्चे यहाँ तक कि स्कूल में लेटरिंग तक कर देते हैं तो टीचर उसे साफ करता है। यहाँ तक कि बच्चों के किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े में कपड़े फट जाते हैं तो शिक्षक उन्हें साफ करता है, धोता है, सिलवाता है, यहाँ तक कि उसकी तमाम जिम्मेदारियाँ निभाता है। चप्पल जूते खो जाते हैं तो शिक्षक अपनी जेब से उसमें पैसे लगा करके उनकी चप्पल जूतों की व्यवस्था करवाता है। ये सारी जिम्मेदारी माता पिता की होती है जो उठ करके एक प्राथमिक शिक्षक के पास आ जाती है। अब उस शिक्षक के बाद धीरे धीरे जिम्मेदारी आती है माध्यमिक शिक्षक की, जो 6ठी से 8वीं तक का होता है। 6ठी से 8वीं तक जाते जाते बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसे अपने शैक्षणिक जीवन को जीने की तरह जो कला होती है वो सीख लेता है। उस कला में वो पारंगत हो जाता है, मस्ती करना, खेलना, कूदना, सारी तमाम चीज़ों में। तो इन सब चीज़ों के करते 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 वो लड़का 12वीं तक पढ़ाई करता है। तमाम शैतानियाँ, लड़ाई झगड़े, पढ़ना लिखना, गुरुजी से तकरार, झगड़े, ये वो सब करते 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 वो 12वीं पास करता है। फिर उसके बाद वो कॉलेज जाता है, फिर उसकी प्रोफेशनली डिग्रियाँ लेता है और ऐसे करते करते वो कहीं नौकरी करता है, बिजनेस करता है, धंधा करता है, जो भी करता है वो उसका एक पर्सनल उसका मैटर हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे माता पिता और हमारे गुरु, इन दोनों का हाथ होता है। विश्व का कितना ही पावरफुल व्यक्ति, कितने ही बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं ना कहीं किसी भी रूप में उसे शिक्षक मिलता ही मिलता है। बगैर गुरु के कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु शब्द में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है, क्योंकि जब हम गुरु बोलते हैं तो हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो गुरु कहलाते हैं। गुरुओं के प्रकार, अब प्रकार में बताऊं आपको, अलग अलग प्रकार के।
आपके शैक्षणिक काल के अंतर्गत जो गुरु होते हैं निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ाते हैं। जितना भी शैक्षणिक ज्ञान है वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे आपको शिक्षा दें। अब गुरु का प्रकार कैसे हो सकता है, मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है कि गुरु का प्रकार से मतलब ये है कि एक तो माता पिता गुरु हैं, एक हमारे शैक्षणिक गुरु हैं। इसके बाद अब प्रकार से मतलब ये आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि गुरु के प्रकार कैसे हो सकते हैं। गुरु के प्रकार बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में गुरु मिल जाएगा। बगैर किसी गुरु के आप किसी भी क्षेत्र में पारंगत या आगे नहीं निकल सकते हो। आप खेल में आगे निकलना चाहते हो तो आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप स्वतः ही कुछ नहीं खेल सकते। अगर आप वॉलीबॉल खेलना चाहोगे तो आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप क्रिकेट खेलना चाहोगे तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ प्राथमिक शिक्षक जो आपका गुरु है वो वहाँ काम नहीं आएगा, वो आपका खेल शिक्षक काम में आएगा। उसके बाद अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा खेल खेलना चाहते हैं, फुटबॉल, खेलों में अपने प्रकार के गुरु होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ओलंपिक खेल के आता है, राष्ट्रीय स्तर पे खेल के आता है, नेशनल जाता है, इंटरनेशनल जाता है, जो भी जिसका क्षेत्र है वहाँ तक जाके आता है, तो उसके पूरे खेल का श्रेय उस गुरु को जाता है जितना उसने उसको सिखाया है। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पिपलोदा नगर का एक छोटा बालक है, मनोज पांचाल करके, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा। वह बच्चा मेरा स्टूडेंट रहा है पहली से 5वीं तक, 5वीं से फिर 8वीं तक, 8वीं 12वीं तक यहाँ पर तमाम गुरुजनों के हाथों से वो पढ़ करके निकला है। वो बच्चा मलखम का अच्छा खिलाड़ी है, राष्ट्रीय लेवल पे भी खेल चुका है और इंडिया गॉट टैलेंट जैसे प्रसिद्ध खेल जो टीवी पे आते हैं प्रोग्राम, उसमें भी अपनी वो प्रतिभा दे चुका है। तो यहाँ मैंने उसका जिक्र क्यों किया है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु किस प्रकार के होते हैं। मलखम के अंदर उसने अपनी प्रतिभा को दिखाया, वहाँ पर उसकी एजुकेशन या उसके माता पिता या इस जगह वो काम नहीं आते हैं। कारण यहाँ माता पिता का क्षेत्र अलग हो जाता है, शैक्षणिक गुरु का क्षेत्र अलग हो जाता है, और यहाँ पर फिर आते हैं मलखम के गुरु, इनके जो भी हैं। ये जो हमारे तरक्की में या हम जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में आगे निकलते हैं तो वो वहाँ के गुरु जुड़ जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मैं मलखम के अंदर आया हूँ या मैं जो भी व्यक्ति या स्विमिंग करके आया हूँ, वॉलीबॉल का इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। आप हमेशा से इस बात को नोट करें कि आप जिस क्षेत्र में पारंगत हैं उस क्षेत्र का जो आधार है वो आपके माता पिता हैं। आप उस क्षेत्र का जो आधार है आपके शैक्षणिक गुरु हो सकते हैं, आपके पढ़ाई लिखाई स्कूली गुरु हो सकते हैं, लेकिन उस आधार के बाद आप जो बिल्डिंग तैयार करते हैं, जो मंजिल बनाते हैं, जो आप अपना आधार के ऊपर जो भी आप खड़ा करते हैं, वो वहाँ के ऊपर जो आपकी खूबसूरती आती है वो खूबसूरती उसके बाद के गुरु के। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन रखते हैं, फाउंडेशन के बाद उसके अंदर थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं तो उसकी पेड़ी भरते हैं, पेड़ी भरने के बाद हम उसकी हाइट उठाते हैं, फिर छत डालते हैं, छत के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वो चीज़ें जो दिखावटी चीज़ें जो दिख रही है हमको कि भाई ये खूबसूरत मकान बना है, लेकिन इस खूबसूरत मकान की जो नींव है वो आधार वो आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके शिक्षक हैं। आपकी शिक्षा एजुकेशन जब वहाँ तक आप पहुँचे तो किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। कोई डॉक्टर बनता है तो आप 12th तक बायोलॉजी से पढ़िए, उसके बाद फिर आगे निकलिए, आगे जाने के बाद बीएससी करिए, नर्सिंग करिए, एमबीबीएस करिए, आप जो भी करिए उसके अंदर आपके गुरु जुड़ते हैं। डॉक्टर लेवल पे जब आपको मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ आपके गुरु नए नए बन जाते हैं, तो वो भी आपके गुरु हैं। इंजीनियर में जाते हैं, आप इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पर आपके मैथमेटिक्स 12th तक आपको वही पढ़ना है, उसके बाद वो गुरु बन जाते हैं। हम आज ये जो मैं आपको इन सारी प्रकार की जो चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी छुपी हुई है जो मैं आपको अब आगे बताऊंगा। दोस्तों, गुरु का महत्व कभी भी कम नहीं होता। सतयुग के ज़माने से आप लें, आज का ज़माना कलयुग का है तो भी लें, शिक्षक का महत्व कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। अगर आप सोचें कि मैं बिना शिक्षक के तीर मार के आ जाऊँगा तो संभव नहीं। गुरु द्रोणाचार्य रहे हैं, गुरु परशुराम जी रहे हैं, मतलब ऐसे बड़े बड़े योद्धा रहे हैं गुरु के नाम पर, जिन्होंने कभी अहंकार नहीं किया कि हम गुरु हैं, और उनके जो चेले थे, उनके शिष्य थे, उन्होंने अहंकार नहीं किया कि हम उनके चेले हैं। तो इस प्रकार का गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र होता है। परंतु आजकल इन रिश्तों के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डलती जा रही है, धुंधले होते जा रहे हैं। शिक्षकों के साथ
और छात्र जीवन के अंदर कहें या छात्र जीवन के बाद में कहें, राजनीतिक जीवन में कहें, चाहे आपके औद्योगिक जीवन में कहें, आपके व्यवसाय में कहें या आपकी नौकरी में कहें, कुछ लोगों को, कुछ छात्रों को, कुछ शिक्षकों को अहंकार आ चुका है जो उस पद की गरिमा को नहीं बना के रखते हैं। कुछ छात्र अपनी छात्र की गरिमा को बना करके नहीं रखते हैं। हमेशा इस चीज़ की मर्यादा बना करके रखे कि छात्र हमेशा छात्र ही रहता है और गुरु हमेशा गुरु ही रहता है। आज हम ये चाहते हैं कि जो गुरु आपको इस मुकाम तक लेके आया है, कम से कम आप उसका सम्मान करें। आज मैंने देखे हैं कि जब आज से लगभग 75-76 के दशक में जब व्यक्ति पढ़ता था तो उस समय के गुरु की एक एटीट्यूड अलग था, उनका एक सम्मान अलग था। उसके बाद 85-90 का गुरु, उसके बाद उस पढ़ाई में ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि शिक्षा नीति बदलती जा रही है। जैसे जैसे शिक्षा की नीति बदलती जा रही है, शिक्षकों के सम्मान में भी एक प्रकार से कमी आती जा रही है। और छात्र भी आजकल प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो वो क्या आजकल गुरुओं का सम्मान करना उचित नहीं समझते। एक समय ऐसा था जब बाज़ार में कोई शिक्षक नज़र आ जाता था तो बच्चे खाक छानते हुए नज़र आते थे, इधर उधर घुसते थे बचने के लिए कि कहीं हमारा टीचर हमको, हमारे सर देख ना ले। आज कंडीशन ऐसी होती है कि सर और बच्चा कंधे पे हाथ डाल के चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हाई कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये मर्यादा का उल्लंघन है। शिक्षक को चाहिए कि किसी बच्चे के साथ अपना पुत्रवत और मित्रवत संबंध रखे, लेकिन उस मित्रवत संबंध में मर्यादाएं बनी रहें। आजकल भाषाओं का बिल्कुल मर्यादा खत्म हो चुकी है। शिक्षक और छात्र के बीच की मर्यादा समाप्त हो चुकी है। अनर्गल बच्चों के पास बैठकर शिक्षक जो वार्तालाप करते हैं वो गलत है। जो बच्चे अपनी मर्यादा के शिक्षक आ चुके हैं बेंच पर, मतलब किसी भी प्रकार से जो सम्मान में कमी आई है उसके लिए कहीं ना कहीं आज का वातावरण जिम्मेदार है। नीति के अनुसार अगर मैं बात करूँ कि नीति, शैक्षणिक नीति के अंतर्गत जो हमेशा बदलाव आते रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जाकर के मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाहूँगा कि शिक्षकों के सम्मान में जो कमियां आई हैं और जो बच्चों का व्यवहार उग्र हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हुआ है। आज मैं बात करूं कि मुझे जिन गुरु ने, जिन शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उनमें मैं सभी का नाम लेना चाहूँगा आज बड़े सम्मान के साथ में। मेरे सबसे पहले जब मैं प्राथमिक शिक्षा में करता था, कुसुमलता शर्मा मैडम मेरे सबसे पहले LKG UKG प्राइमरी के टीचर रहे। उसके बाद रमेश जी शर्मा जो जिस स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो जो स्वर्गीय हो चुके हैं, मतलब उनका देहांत हो चुका है, वे मेरे गुरु रहे, वहाँ के हेडमास्टर थे। उसके बाद अजय वैष्णोई सर नीमच के, वो मेरे सम्मानीय सर हैं। आशा मैडम, ऐसे कुछ 4 नाम हैं। और इनके अलावा फिर मैं जब 8वीं करके निकला नीमच से, तो नीमच से पिपलोद आया, तो मुझे सर्वप्रथम यहाँ पर जस्ट जैसे ही आया मुझे राजकुमारी शर्मा मैडम से मेरी मुलाकात हुई। उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि राजकुमारी शर्मा मैडम इस पिपलोदा के स्कूल में काफ़ी समय तक रहे और फिर अंतिम क्षणों में फिर जा कर के उन्होंने यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद फिर वो रिटायर भी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन उनका भी मतलब एक मेरी माता के समान उनका सम्मान है। फिर हमारे खान साहब, हुसैन खान साहब, शर्मा जी साइंस फिजिक्स के, उसके बाद रविंद्र कुमार जी व्यास जो स्वर्गीय हो चुके हैं, और हमारे सालित्रा साहब, CL सालित्रा साहब जो वर्तमान में आज भी रतलाम में कार्यरत हैं शिक्षा विभाग में, सोनाली साहब, पारगी जी, ऐसे कितने नाम हैं। और भी ऐसे नाम हैं जो मैं मतलब मेरे विज्ञान से जो जुड़े हुए टीचर थे, वे खास तौर पर तो हैं ही सर, जो पर वो जो स्कूल के दौरान जो सोनाली जी से कॉमर्स के टीचर थे, तो कॉमर्स में पढ़ा नहीं लेकिन वो फिर भी मेरे गुरु रहे हैं। इतिहास पढ़ा नहीं लेकिन पारगी जी आज भी मेरे गुरु हैं। मैंने उनके साथ में नौकरी भी करी, उनसे बहुत कुछ सीखा भी हूँ मैं। तो जो मेरे दिल में आज उनके प्रति जो सम्मान है, वो सम्मान इतना है कि अगर वे कहें कि गणेश आपको यहाँ बैठना है या उठना है, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। लेकिन आजकल के वर्तमान समय के जो बच्चे हैं, वो आप आज्ञा तो दूर की बात, वो अपने माता पिता की बात तक नहीं मानते, तो गुरु छोड़ो आप। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक दशक था, 90 के दशक तक के जो छात्र शिक्षक का जो मर्यादा थी वो काफ़ी अच्छी थी, देखने लायक थी, सम्मानजनक थी। लेकिन अभी वर्तमान में इस प्रकार की कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अभी अभी जो छात्र निकल रहे हैं, ईगो हैं बहुत, उनमें एटीट्यूड है, उनको आप डरा नहीं सकते, आप उनको समझा नहीं सकते, ऊंची आवाज़ में उनको किसी प्रकार से कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि शासन का प्रतिबंध है। शासन के इन प्रतिबंधों को उन्होंने अपनी ढाल समझ लिया। कहते हैं ना कि जब पिता की थाप मटके के ऊपर से हट जाएगी तो मटका फिर वो खाली लाड़ प्यार में बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो हर प्रकार
हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर आप सख्ती नहीं करोगे तो मटके का आकार बिगड़ जाएगा, अगर आप सख्ती नहीं करोगे तो आपके बच्चे का अनुशासन खत्म हो जाएगा, अगर आप सख्ती नहीं करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, बिना शक्ति के मिलिट्री में भी, फौज में भी फौजी तैयार नहीं हो सकता है, तो बच्चों में भी बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पिछले 10 सालों से शासन की नियमावली अनुसार बच्चों को किसी भी अभद्र भाषा तो बोलना भी नहीं चाहिए, ये तो मैं भी बोलता हूँ। अभद्र भाषा का मतलब उसे किसी भी रूप से लैंग्वेज के अनुसार आपकी भाषा से उसे प्रताड़ित न करें, ये तो मैं आज भी, और ये चीज़ें हमें सनातन धर्म से पुराने समय से चलती आ रही है कि छोटा बच्चा मासूम होता है, उसे आप गलत ना बोलें। मैं भी जानता हूँ अधिकतर कुछ ऐसा सुनने में आ जाता है कि कुछ बच्चों को कुछ टीचर बोल देते हैं, तो वो गलत है, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन जो डर है शिक्षकों का, जो निगाहों में डर होता है, वह डर समाप्त हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिकरण में बच्चों ने उन सब लाभ जो उनके अधिकार का, जो शासन ने उनका अधिकार क्षेत्र में लिया है कि कोई भी शिक्षक मारेगा नहीं, शारीरिक रूप से दंड नहीं देगा, डंडा नहीं उठाएगा, थप्पड़ नहीं मारेगा, कान नहीं मरोड़ेगा, उसको गुस्सा नहीं करेगा, प्रताड़ित नहीं करेगा, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के शासन ने जैसे ही प्रतिबंध लिखित रूप से विद्यालयों को दिए हैं, तब से शिक्षकों ने मारना या उनको थोड़ा डराना धमकाना या किसी प्रकार से बच्चों की पढ़ाई को लेकर सब बंद कर दिया है। तो बंद करने पे क्या होता है, फिर वो आप देख ही रहे हैं। अगर आप सड़क के अंदर मान लिया जाए कि अच्छा पानी है, खेत में आपकी पानी सिंचाई करते हैं, तो आपको भी ज़मीन खोद करके है उसकी साइड बनानी पड़ती है, उसकी नहर बनानी पड़ती है। तो ज़मीन खोदोगे, गारा इधर से इधर पलटोगे, तभी तो वो पानी की डायरेक्शन चेंज होगा। अगर आप सोचो कि नहीं मैं आपको प्रेम से मौखिक बोलूँ और वो डायरेक्शन चेंज हो जाए पानी का, तो आपकी एक खेत की एक हिस्सा तो पानी पी लेगा, लेकिन दूसरा हिस्सा और सूखा रह जाएगा। उसमें पानी डालने के लिए आपको वो ज़मीन खोद करके आगे डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप शक्ति रखोगे तो आपकी पढ़ाई में भी अंतर आएगा और आपके संस्कारों में भी अंतर आएगा। माता पिता भी कहीं ना कहीं बच्चों को किसी न किसी प्रकार का डर बताते हैं। वहाँ पे शासन के जो ये नियम हैं शिक्षकों के ऊपर जो लागू कर रखे, वो वहाँ लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बच्चा अगर समाज में किसी प्रकार का गलती करता है, कुछ करता है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो उस जिम्मेदारी को वो आगे उठाने के लिए अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दें। टीचर्स डे के इस उपलक्ष्य पर हम तमाम प्रकार की बातें कर सकते हैं। हम टीचर्स डे, हम पूरे विश्व में टीचर्स डे मनाएं, लगभग 100 देशों में टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर्स डे मनाने का मेन कारण ही होता है कि हर देश जानता है कि आज पूरे देश की तरक्की, पूरे देश का वातावरण, पूरे देश की अर्थव्यवस्था शिक्षकों पर डिपेंड करती है। शिक्षक उस देश की अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक व्यवस्था हो, किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था हो, उसमें रीढ़ की हड्डी का काम करता है। क्योंकि शिक्षक जो होता है वो ज्ञान देता है, उसके संस्कार देता है, उसकी नई पीढ़ी को तैयार करता है। शिक्षक रचयिता भी है। आपने देखा होगा चाणक्य का बहुत बड़ा एक स्लोगन है, सबसे पृथ्वी का जो एक कह सकते हैं शिक्षक के रूप में जो या गुरु के रूप में निकल के आए थे परशुराम जी। परशुराम जी के बारे में यही कहावत है कि वो जितने अच्छे गुरु रहे उतने भी खतरनाक संहारक भी रहे हैं। तो शिक्षक के पास में प्रलय भी पलता है और उत्पत्ति भी होती है। तो ये सब चीज़ें जानते हैं आप। लोग कहते हैं बोले कलम से कुछ नहीं होता। कलम वो ताकत होती है जो तलवार की धार से हजारों गुना आगे चलती है। जिस प्रकार तलवार को किसी अनाड़ी के हाथ में दे दी जाए और उसे कहा जाए इसका सदुपयोग करना है, तो वो दुरुपयोग करेगा, क्योंकि आपको वो ये ज्ञान नहीं दिया गया है कि उस तलवार को चलाना कैसा है, तो हो सकता है अपना ही हाथ काट ले। उसी प्रकार से शिक्षक या कोई ऐसा गैर जिम्मेदार व्यक्ति जिसके हाथ में कलम दे दी जाए और उसे कहा जाए कि आप इस कलम का उपयोग करें, उसे उपयोग करना सही डायरेक्शन नहीं आता है, तो वह व्यक्ति कुछ तो भी आपके उस कलम का दुरुपयोग करके और समाज को गलत संदेश दे सकता है। आप इसी प्रकार से शिक्षक के पद पर जब आप अपना ज्ञान किसी को देते हैं या आप किसी को हथियार चलाना सिखाते हैं, तो वो ज्ञान है। कलम चलाना और हथियार चलाना दोनों ही बराबर है, पर सही दिशा में काम करना, सही दिशा में उनका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज आपसे एक शिक्षक के तौर पर और मेरे तमाम जो आज 20 सालों में मेरे जितने स्टूडेंट जो मेरे हाथों से पढ़ के निकले हैं, उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मेरे जितने भी गुरु आज भी जो इस धरती पे जहाँ भी हैं, उन सभी को मैं बिल्कुल कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ और उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनसे बढ़कर कुछ नहीं है सृष्टि पर। वो सारी चीज़ें जो हैं शुरुआत इनसे ही होती है और अंतिम भी। नमस्कार, जय हिंद।